नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में कांग्रेस से जुड़ी संस्थाओं के छात्रों का ही रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम ओपन होता तो छात्रों से सीधा संवाद होता। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि ये छात्रों की गूंज नहीं बल्कि एक मोनोलॉग है। आखिरकार राहुल गांधी को महाराष्ट्र सरकार ने 22 अगस्त को पुणे में जनसभा करने की अनुमति दे दी है। राहुल गांधी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र के पुणे में शाम 4:30 बजे 22 अगस्त को जनसभा करेंगे। यह जनसभा छात्र गुंजो आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, जो राहुल गांधी हर राज्य में घूम कर रहे हैं। इससे पहले ही राहुल गांधी परमिशन मांगे थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आलोचना हुई थी। अब दोबारा जब जनसभा करने की अनुमति मांगी गई तो पुणे पुलिस कमिश्नर और नगर निगम द्वारा उन्हें 22 अगस्त शाम 4:30 बजे जनसभा करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी छात्र गूंजो आंदोलन नहीं बल्कि अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र समझ चुके हैं कि यह छात्र गूंजो आंदोलन नहीं बल्कि कांग्रेस के ही छात्रों का यह आंदोलन है। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। महाराष्ट्र के डोंबिवली में सड़कों के गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जगह जगह सड़क से ज्यादा गड्ढे नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद इनमें पानी भरने से हादसा होने का खतरा बढ़ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अमोल महात्रे ने केडीएमसी प्रशासन का लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गणेशोत्सव और दही हांडी से पहले सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरा दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को बताया जाता है। खड्डों की जो समस्या जो अब जा रही है, चाहे बस हो। अमोल मात्रे करके हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। अमोल, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह खड्डों की समस्या काफी बड़ी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो अगर टैक्स पेयर जनता, जो भी कोई सामान्य जनता है, जो टैक्स पेयर जनता है, वो अगर रास्ते पे उतर रही है तो इससे बड़ी शर्मनाक प्रशासन के लिए कोई बहुत बड़ी बात है कि टैक्स पेयर जनता आज रास्ते पे उतर रही है। ये जो अभी खड़े ये जो रास्ता है, ये हमारे जो यहाँ के एमएलए है रविंद्र चौहान साहब, उन्होंने यहाँ पे आमदार निधि से उनके फंड से 275 करोड़ निधि ये रस्तों को, उनके पूरे मतदार संघ के रस्तों को उन्होंने उपलब्ध करके दी और वो मंजूर भी है। फिर भी ये रास्ते जो भी कोई अधिकारी है जो लेट कर रहे हैं या फिर जानबूझ के कुछ लेट हो रहा है, उसके लिए हम लोग ने कल भी यही बोला था कि तुकाराम मुंडे जैसे ऑफिसर से ये सभी ऑफिसरों का चौकसी होना चाहिए। और तो और अभी अगले हफ्ते गणेशोत्सव, जो भी डोंबिवली के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, उनके सारे गणपति पापा के आगमन है अगले हफ्ते। तो अगर यही हालत रहेगी तो जो भी कोई कुछ दुर्घटना हो सकती है उसको प्रशासन ही जवाबदार है। इस समय मैं डोंबिवली में हूँ। आप देख सकते हैं जो खड्डों का जो साम्राज्य बना हुआ है, गाड़ियां हैं जो आप देख सकते हैं, जो गाड़ी आ रही है जा रही है, चाहे बस हो, चाहे ये 4 व्हीलर हो या स्कूटी हो या कुछ और हो। इसमें तो खड्डों की जो समस्या जो आप देख रहे हैं, काफी सालों से खड्डों की समस्या लगी पड़ी है और काफी लोग जब परेशान है यहाँ से जब गुजरते हैं लोग। ये एक वाकई जो रास्ता है जो कल्याण और डोंबिवली को जोड़ता है। और आप देख सकते हैं जो कुछ ही दिनों में गणपति का आगमन होने वाला है और अभी जिस गोविंदा पथक भी, जिस दही हंडी का भी आगमन होने वाला है। और जो खड्डे हैं और किस तरह खड्डे बुझाए जाएंगे, डोंबिवली से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। पुणे में खाद्य सुरक्षा को लेकर एफडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र अभियान के तहत 4 ठिकानों पर छापेमारी में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ मिलने पर 4 एफआईआर दर्ज की गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 3 प्रतिष्ठानों को सील किया गया और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का स्टॉक जब्त किया गया। वहीं महालुंगे की एक कंपनी से संदिग्ध गुणवत्ता और गलत लेबलिंग वाले खाद्य पदार्थ भी जब्त किए गए। एफडीए की कार्रवाई से
खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा है। भिवंडी में नगर पथ विक्रेता समिति का चुनाव पूरी तरह निर्विरोध हुआ है। समिति की सभी 8 सीटों पर सिर्फ एक उम्मीदवार का नामांकन होने के चलते मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। सामान्य, महिला, आरक्षित, अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग समेत सभी 8 सदस्य निर्विरोध चुने गए। 20 अगस्त को जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका नगरपथ विक्रेता समितीची निवडणूक जाहीर झाली होती। या निवडणुकीत 8 जागांसाठी आपण निवडणूक घेत होतो। त्या 8 जागांवर प्रत्येकी एक याप्रमाणे 8 नामनिर्देशन पत्र आले होते। या नामनिर्देशन पत्रापैकी कोणीही माघारी न घेतल्यामुळे सदर 8 जागा या बिनविरोध निवडून आल्याचे या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलेले आहे। महाराष्ट्र एफडीए में कमिश्नर तुकाराम मुंडे के पदभार संभालते ही मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हुआ है। विभाग के मुताबिक करीब 2 महीने में 1100 से ज्यादा निरीक्षण और 904 जगहों पर छापेमारी की गई। 235 एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 274 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। बीएमसी से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन तक एफडीए की कार्रवाई पहुंची है। वहीं फिल्म सिटी की कैंटीन भी कार्रवाई की जद में है। महाराष्ट्र में इन दिनों एफडीए अधिकारी तुकाराम मुंडे की मानो की खौफ है। जहां एक तरफ मुंबई के फिल्म सिटी में कैंटीन पर उन्होंने छापेमारी कर लाइसेंस रद्द किया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर बीएमसी कैंटीन तक उन्होंने अपना हंटर चलाया है। अब तुकाराम मुंडे जमीनी स्तर पर उतर के तमाम होटल, रेस्टोरेंट और गोडाउनों पर छापेमारी कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने 2 महीने में 1100 से ज्यादा कार्रवाई करते हुए 450 लाइसेंस रद्द किए हैं। एफडीआई के साथ मिलकर उन्होंने फूड विभाग पर जो एक्शन लिया है, उसे लेकर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में होटल व्यवसायी हो या कारोबारी, वो अपने दुकान, होटल की साफ सफाई शुरू कर दिए हैं। वहीं एक तरफ जहां शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस एफडीआई की तरफ से दी गई थी, वहीं अब फिल्म सिटी में भी कैंटीन के ऊपर तुकाराम मुंडे ने सख्त कार्रवाई की है। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। अकोला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए पुलिस प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आयोजित इस अभ्यास में आतंकी हमले या किसी बड़े सुरक्षा संकट की स्थिति में एजेंसियों की तैयारियों का ट्रायल किया गया। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक और नाशक दस्ता, दमकल, फॉरेंसिक टीम, एम्बुलेंस और पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध वस्तु की जांच, बचाव अभियान और घायलों को तत्काल मेडिकल सहायता देने का अभ्यास किया। ठिकाणी अकोला शहर उपविभागात मॉक ड्रिल घेण्यात आलेली आहे रेल्वे स्टेशनवर प्लॅटफॉर्म नंबर 6 वर। या ठिकाणी अकोल्यावरून जी अकोटला रेल्वे जाते त्या रेल्वेमध्ये एका रेल्वेच्या डब्यामध्ये बॉम्ब ठेवल्याची माहिती होती। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी पूर्ण चेकिंग करून पोलीस खात्याची परत एकदा मॉक ड्रिल घेण्यात आली आहे। या ठिकाणी सर्व पोलिसांचा स्टाफ, पीटीडीएस, क्यूआरटी, आरसीपी, ॲम्ब्युलन्स, त्याचप्रमाणे फायर ब्रिगेड सर्वांना या ठिकाणी बोलवून त्वरित त्यांचा रिस्पॉन्स टाइम घेण्यात आलेला आहे। त्याप्रमाणे भविष्यात अशी कोणती घटना उद्भवल्यास अमरावती में एक परिवार ने दुख की घड़ी में इंसानियत की मिसाल पेश की है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल धीरज कलावट को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया। इसके बाद परिवार ने उनके अंगदान का फैसला किया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अंगदान की प्रक्रिया पूरी की, जिससे जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। अंगों को समय पर पहुंचाने के लिए पुलिस ने विशेष ग्रीन कॉरिडोर जैसी व्यवस्था की। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में मनसे नेता अमित ठाकरे ने छात्रों से संवाद किया। साकेत महाविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र उनके कार्यक्रम में पहुंचे और अपने सवाल रखे। अमित ठाकरे ने
महाराष्ट्र और मुंबई में रहने वाले लोगों से बेसिक मराठी सीखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में रोजमर्रा की बातचीत के लिए मराठी के सामान्य शब्दों की जानकारी जरूरी है। इसके बाद उन्होंने कई अन्य कॉलेजों में भी छात्रों से मुलाकात की। कारवाई होणार हे मला कळलेलं, 3 महिने दिलेले, 3 महिन्यानंतर कारवाई होणार असं मला कळलेलं. ती कारवाई एक्झॅक्टली काय आहे हे मला माहिती पाहिजे फक्त. ती जर मराठीत नाही बोलले तर कारवाई काय करणार आहे आणि 3 महिन्याची मुदत एक तर का दिली हे मला माहिती पाहिजे. जी लोक इकडे 25-30 वर्ष राहत आहेत त्यांना आतापर्यंत मराठी बोलता नाही येत. आणि मी सकाळी पण हेच बोललो की तुम्हाला असं टॅक्सी चालकांचा आणि कस्टमरचा एवढा काय असं कन्व्हर्सेशन असतं. महाराष्ट्र के डोंबिवली में सड़कों पर गड्ढों का राज है और त्योहारों से पहले नागरिकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि कई इलाकों में सड़क से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा हुआ। पाचोरा मालेगांव मार्ग पर एसटी बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा 40 गांव के दहीवल गांव के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत और बचाव काम में जुट गया। अहिल्यानगर में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले का पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत खुलासा किया है। कोपरगांव तालुका पुलिस ने लड़की को पिंपल गांव बसवंत इलाके से सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मयूर पवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की मदद करने के आरोप में उसकी मां और मौसी को भी गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। नासिक मुंबई हाईवे पर कसारा घाट में कंटेनर पलटने से मुंबई आगरा हाईवे पर भीषण जाम लग गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 घंटे से यातायात प्रभावित है। सूचना मिलते ही कसारा पुलिस और हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई है। देखिए, कसारा घाट में कंटेनर पलटने की वजह से लंबा जाम लग गया। कंटेनर हादसे की वजह से जाम लगा और करीब 3-4 घंटे तक लोग जो है वहां पर फंसे रहे। पुलिस मौके पर पहुंची है। ईरान के साथ हालिया युद्ध के बाद अमेरिका अब फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी को नए सिरे से परख रहा है। सवाल सिर्फ सैनिकों की संख्या घटाने का नहीं, बल्कि उन सैन्य ठिकानों और संसाधनों की रणनीतिक तैनाती का भी है जिन पर दशकों से अमेरिकी मिडिल ईस्ट नीति टिकी रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या गल्फ देशों में पहले जैसी बड़ी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अब भी जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका जॉर्डन से लेकर ओमान तक करीब 20 सैन्य ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिक तैनात रखा है। बहरीन में अमेरिकी नेवी के फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय है, जबकि कुवैत, कतर और यूएई में अमेरिका ने अहम सैन्य बेस बनाए हैं। इन्हीं ठिकानों के जरिए अमेरिका लंबे समय से मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियान चलाता रहा है और अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा में मदद करता रहा है।
लेकिन ईरान के साथ युद्ध ने इस तैनाती की कीमत और जोखिम दोनों को सामने ला दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त या तबाह हुई। मार्च में कुवैत के एक सैन्य ठिकाने पर हुए एक हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। पूरे युद्ध के दौरान 18 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी सेना को 1000 से ज्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। इससे पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल भंडार पर भी दबाव बढ़ा। ऐसे में अमेरिकी रणनीतिकारों के सामने सवाल है कि अगर भविष्य में इसी तरह के हमले दोबारा होते हैं तो क्या मौजूदा सैन्य ढांचा उन्हें झेल पाएगा। यही वजह है कि पेंटागन, जॉइंट स्टाफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड मिलकर युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती का नया मॉडल तैयार करने पर विचार कर रहे हैं कि गल्फ के कुछ हिस्सों से सैनिकों और सैन्य उपकरणों को ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में शिफ्ट किया जाए। इनमें जॉर्डन, इजराइल और सऊदी अरब का रेड सी तट शामिल है। एक प्रस्ताव में कुवैत समेत कुछ गल्फ देशों से सैनिकों और सैन्य उपकरणों को इजराइल के ओवदा एयरबेस भेजने की बात भी सामने आई है। तेल और गैस की सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए, ईरान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, अमेरिका के रणनीतिक साझेदार। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के इन देशों की सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियानों के लिए ट्रंप प्रशासन में भी इस मुद्दे पर दो अलग अलग सोच दोहराई जा रही है। एक पक्ष चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे, जिससे संसाधनों को घरेलू सुरक्षा और चीन के साथ रणनीतिक मुकाबले पर ज्यादा लगाया जा सके। वहीं दूसरे पक्ष मानते हैं कि गल्फ देशों और इजराइल में मजबूत अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना बेहद जरूरी है। उसके मुताबिक यही मौजूदगी अमेरिका को इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखने और सहयोगी देशों को सुरक्षा आश्वासन देने में मदद करती है। अगर अमेरिका गल्फ से बड़ी संख्या में सैनिक हटाता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिकी सैन्य रणनीति पर नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देश लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहे हैं। अमेरिकी तैनाती घटने पर इन देशों को अपनी सुरक्षा सैन्य क्षमता बढ़ाने या नए सुरक्षा साझेदार तलाशने पड़ सकते हैं। हालांकि सैनिकों की संख्या कम होने का मतलब सुरक्षा संबंधों का अंत नहीं होगा। हथियारों की बिक्री, खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य सहयोग जैसी व्यवस्थाएं जारी रह सकती हैं। पेंटागन के अनुमान के मुताबिक सितंबर के अंत तक ईरान युद्ध पर अमेरिका का खर्च 37.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें क्षतिग्रस्त सैन्य ठिकानों की दोबारा मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है। इसलिए अमेरिका के सामने अब सिर्फ ये सवाल नहीं है कि टूटे हुए ठिकानों को फिर से बनाया जाए या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि क्या उसे उसी जगह और उसी क्षमता के साथ बनाया जाए या फिर अमेरिकी सैन्य ढांचों को ही नए सिरे से व्यवस्थित किया जाए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है अमेरिका अपने सैनिक और सैन्य संसाधन गल्फ से हटाता है या नहीं। असली सवाल ये है कि इस बदलाव के बाद मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की नई तस्वीर कैसी होगी। क्या अमेरिका अपनी मौजूदगी कम करके सहयोगियों को ज्यादा जिम्मेदारी देगा या यह कदम क्षेत्रीय ताकतों के लिए एक रणनीतिक मौका खोलेगा। ईरान युद्ध के बाद गल्फ से उठने वाला हर अमेरिकी कदम आने वाले सालों में शक्ति संतुलन का संकेत बन सकता है और अब पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर है कि वॉशिंगटन पीछे हटता है, अपनी रणनीति बदलता है या मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी की नई शुरुआत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में एक निजी बैंक में काम करने वाली महिला की गोली मारकर उसी के पति ने हत्या कर दी। उसके बाद पति अपने घर पहुंचा और अपनी बहन को भी गोली मार दी और बाद में खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका निजी बैंक में बैंक रिलेशनशिप मैनेजर थी। वारदात बैंक के ठीक बाहर हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दिव्या मिश्रा का अपने पति मानस वाजपेयी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था।
जब दिव्या अपनी ड्यूटी पर गोमती नगर स्थित बैंक शाखा पहुंची तो आरोपी पति वहां पहुंच गया और दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर पति ने बैंक के बाहर ही दिव्या मिश्रा पर गोलियां चला दी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होकर दिव्या जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका का पति SBI बैंक में कर्मचारी था। इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन के घर पहुंचकर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को RML अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। डबल मर्डर से पहले मानस ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस में भी वारदात को लेकर पोस्ट किया था, जिससे दोहरे हत्याकांड और खुदकुशी की वजह का पता चला। उसने स्टेटस में लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। इस व्हाट्सएप स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए खुद और अपनी बहन की जान लेने की बात कबूली थी। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में तिहरे हत्याकांड ने सनसनी मचा दी। ये बड़ा हत्याकांड उस समय हुआ जब लोग अपने ऑफिस में कार्य कर रहे थे, पूरी रोड चल रही थी, यानी दिन दहाड़े ये मामला था। इसकी शुरुआत होती है इसी जगह से जहां पर मैं खड़ा हूं। ये है वो ICICI बैंक विवेक खंड का ये ब्रांच और यहीं से शुरू होती है वो वारदात की कथा। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला कर्मी कार्य करती है, जो असिस्टेंट मैनेजर बताई जा रही है। वो इसी बैंक में काम करती थी और सुबह लगभग 11 से 12 के आसपास यहाँ पर एक युवक आता है और उसको बाहर बुलाता है। दिव्या बैंक से बाहर निकल कर आती है और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसको गोली मार दी गई। 2 गोलियाँ मारी गई है। वो घटनास्थल पर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर दिव्या को गोली मारी गई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि दिव्या को पहले यहाँ पर बुलाया, उन दोनों में बातचीत हो रही थी। बातचीत में थोड़ा माहौल गर्म हुआ, दोनों में कहा सुनी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ 2 गोलियाँ बरसा दी गई। लखनऊ में दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर और सुसाइड से सनसनी मच गई। दिव्या और उनके पति के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और दिव्या ने करीब 1 साल पहले तलाक के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।